हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज पार्ट 2 है, स्टैटिस्टिक्स यूनिट हमने स्टार्ट करी थी फॉर यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। 15 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं और आज हम अगेन 15 क्वेश्चंस का टारगेट रखते हुए कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर बातें करेंगे और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ट्रस्ट मी। तो प्लीज़ पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। सिलेबस डिस्कशन हमने पिछली क्लास में कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आगे के 15 क्वेश्चंस। तो 15 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर्स करेक्ट दिया है। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 16, यस 15 तक हम सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन 16 हमसे पूछ रहा है सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में। जी हाँ, CLT, सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है कि जब आप किसी पॉपुलेशन से एक सैंपल निकालते हो तो जितने बार आपने वो सैंपल निकाला, एक टाइम ऐसा आता है कि वो सैंपल आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह दिखने लग जाता है। क्या? हाँ, सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है कि जब आप रिपीटेटिव रैंडम सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉपुलेशन से, तो जो आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपका सैंपल बटा हुआ है, वो धीरे धीरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बेल शेप्ड कर्व की तरह दिखने लग जाता है। ठीक है, तो सैंपल जो है आपका नॉर्मल शेप कर्व की तरह दिखेगा एज द सैंपल साइज इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप सैंपल साइज को बढ़ाएंगे, तो लार्ज सैंपल साइज के लिए जो सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है ना। CLT थ्योरम अजम्पशन बोलती है कि सैंपल्स जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, पॉपुलेशन फाइनाइट वेरिएंस और फाइनाइट वेरिएंस और फाइनाइट मीन के साथ होनी चाहिए। सैंपल साइज का मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 30। ओके, और रैंडम सैम्पलिंग मेथड यहाँ पर यूज होता है। तो सिंपली सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें कहता है कि जब हम रैंडमली बार बार अपनी पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करते हैं तो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे नॉर्मल कर्व यानी कि बेल शेप्ड कर्व की तरह दिखने लग जाता है। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो अश्योर करती है कि जो मीन सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, वो हमेशा नॉर्मल होगा फॉर लार्ज सैंपल साइज। जब आपका सैंपल साइज बढ़ जाएगा तो उस केस में आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल शेप में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो क्वार्टाइल डेविएशन आपके पास है, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट पूछा है। क्वार्टाइल डेविएशन आप सभी को पता है, दैट इज Q3 माइनस Q1, और इसका कोएफिशिएंट क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। क्वार्टाइल डेविएशन को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में पूछा है, दैट इज Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1, दैट इज ऑप्शन डी। अब यहाँ पर देखो, समरी ऑफ फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। रेंज का फॉर्मूला माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, इंटर क्वार्टाइल मैंने बताया Q3 माइनस Q1, और इसको डिवाइड बाय 2 कर दें तो वो क्वार्टाइल डेविएशन बन जाता है। मीन डेविएशन निकलता है आपका x माइनस एक्स बार, यानी कि मीन से जो डेविएशन है उसका समेशन डिवाइडेड बाय n, और आप जब इस समेशन का स्क्वायर करके अंडर रूट करते हैं, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। फिर कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन इस तरीके से है, मीन डेविएशन का ये फॉर्मूला है। मीन डेविएशन आप मीन से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं और मोड से भी निकाल सकते हैं, और आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन म्यू। ठीक है, दैट इज मी। ये समरी ऑफ फॉर्मूलाज हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पर एक साथ देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे अपने नोट में ऐड कर लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इफ वेरिएंस इज 625, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। अभी अभी हमने देखा यहाँ पर, है ना, कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन का क्या रिलेशन होता है, कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस।
ठीक है। वेरिएंस हमारी 625 है, तो इसको अगर हम अंडर रूट में डालेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 25। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि हमारा जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर आपको सारे फॉर्मूलाज पता हो, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इफ मीडियन इज 35 एंड एवरेज इज 33, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड? ऐसा क्वेश्चन मैंने कल के सेशन में भी एक दिया था, z इक्वल्स टू 3m माइनस 2 मीन। सो मीडियन इज 31 एंड एवरेज इज 33। सॉल्व कर लेंगे इसको, दिस विल बी 93 एंड दिस विल बी 66। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 7 एंड दिस विल बी 27। तो 27 आपका मोड आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। Next, the first quartile is 142 and the semi interquartile range is 18. Semi interquartile range को मैं कह सकती हूँ Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपको दे रखी है 18। ठीक है, और Q1 आपको दे रखा है 142, तो यहाँ पे मैं Q3 निकाल सकती हूँ इजीली, है ना? कैसे? मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 36, दिस विल बी Q3 माइनस Q1। तो Q3 निकालना है तो 36 में प्लस कर दो 142, दिस विल बी Q3 विल बी 178। ठीक है, और यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है, तो आपको पूछा है वैल्यू ऑफ मीडियन कितना होगा। ठीक है, Q3 हमारा यहाँ पर आ चुका है 178। अब क्योंकि सिमेट्रिकल है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2। सिमेट्रिकल में फॉर्मूला इस तरह से यूज होता है। सो Q1 अभी था हमारे पास 142 प्लस 178 divided by 2. Okay, this will be 0, this will be 2, this will be 320 divided by 2. So 160 आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। 160 क्या आ जाएगा आपका, मीडियन। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। अगर आप इस फॉर्मूले को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइए, आपने ये फॉर्मूला देखा हुआ है, दैट इज 2m इक्वल्स टू Q1 प्लस Q3, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 प्लस Q3 माइनस 2m। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास मेजरली 3 फॉर्मूलाज हैं, 2 फॉर्मूलाज हैं, तीसरा उसी का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है आपके पास मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपने देखा होगा, तो आप फॉर्मूले से इसका आंसर बता सकते हैं ऑप्शन ए। लेकिन आप लोगों को बाकी फॉर्मूलाज भी पता होने चाहिए। ये एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है 3m माइनस 2 मीन, है ना, और मीन यहाँ पर माइनस में। इसी चीज़ को जब आपने ओपन किया और सॉल्व किया तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग फॉर्मूलाज हैं हमारे पास और ये आपको पता होने ज़रूरी है। आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तीनों ही आपके कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट के फॉर्मूलाज हैं। कॉज एंड इफेक्ट इज नोन बाय इन स्टडी ऑफ। देखो, कॉज एंड इफेक्ट देखा जाता है रिग्रेशन में, और कोरिलेशन में हम देखते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी इवेंट का होने या ना होने के चांसेस, और वेरिएशन का मतलब होता है कि हमारा जो डेटा है वो कितना स्प्रेडेड है, कितना स्कैटर्ड है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट हम देखते हैं रिग्रेशन में। अब आपको रिग्रेशन और कॉरिलेशन का डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। रिग्रेशन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है, और कोरिलेशन डिग्री और स्ट्रेंथ को शो करता है किसी भी रिलेशनशिप की। ठीक है, रिग्रेशन में हम एक वैल्यू के बेस पर दूसरी वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, कोरिलेशन में हम वेरिएबल्स के बीच की स्ट्रेंथ और क्लोजनेस को मेजर करते हैं। रिग्रेशन में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का रिलेशनशिप होता है, कोरिलेशन में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल्स आपस में डिपेंड नहीं करते हैं। रिग्रेशन में हम 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, और कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल्स इक्वली इंडिपेंडेंट होते हैं और इक्वली उनको ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर एक इक्वेशन यूज़ की जाती है, और यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 से +1 रेंज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंस दिया गया है, ये मैंने ऐड किया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। जब आपको PDF मिलेगी कंबाइंड, तब भी आप इसको पढ़ पाएंगे, और यहाँ पर भी आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप रिवाइज कर सकें कि रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट फॉर्म में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिग्रेशन और कोरिलेशन के बीच का डिफरेंस किस तरीके से है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
which is a systematic method of investigation, evaluation, experimentation, interpretation and theorizing. इनमें से कौन सा एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसमें हम डेटा का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसे अच्छे से इवैल्यूएट करते हैं, देन एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक इंटरप्रिटेशन निकाल के एक कंक्लूजन ड्रॉ करके उससे थ्योरी बिल्ड करते हैं। तो ये हमारा साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। बाकी चीज़ें क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, सर्वे का मतलब होता है जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी ग्रुप से यूजिंग अ क्वेश्चनर या फिर इंटरव्यूज, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में हम अलग अलग वेरिएबल्स को लेकर उनका कॉज एंड इफेक्ट चेक करते हैं। किसी वेरिएबल को कंट्रोल रखते हैं, किसी को हम कंट्रोल नहीं रखते हैं। कॉज और इफेक्ट देखते हैं, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं, तो बहुत सारे वेरिएबल्स यूज होते हैं। तो एक सिस्टमैटिक तरीका जो है साइंटिफिक मेथड, उसका एक पार्ट होता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। साइंटिफिक मेथड में पूरा प्रोसीजर यूज होता है। एग्जाम्पल में अगर आपको दूं तो अगर आप देख रहे हो कि जो है सनलाइट किसी भी प्लांट की ग्रोथ में कितनी हेल्पफुल होती है, तो ये हो जाएगा एक एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि प्लांट कैसे उसका बीज बोया जाता है, कैसे भी उसमें पानी दिया जाता है, कैसे उसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसको भाई सनलाइट भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, उसको खाद भी चाहिए, तो ये सारा का सारा पूरा प्रोसीजर आपका साइंटिफिक मेथड होता है। लेकिन अगर उसको हम छोटा सा पार्ट देखें कि भाई सनलाइट का वाटर प्लांट पे क्या असर पड़ता है, या अगर मैं वाटर की जगह कोल्ड ड्रिंक प्लांट में डालूं तो क्या असर पड़ता है, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। मेटा एनालिसिस का मतलब होता है ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स को कंबाइन करते हैं और एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। हम डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं, हमने बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करी, मेथड्स यूज़ करे और सबके रिजल्ट्स को हमने एक साथ कैलकुलेट करा और फिर एक कंक्लूजन देखा कि क्या फाइनल रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। दैट इज मेटा एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, साइंटिफिक मेथड, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ, a sampling in which every member of population has a calculable and non-zero probability of being included in the sample is known as। एक ऐसा सैम्पलिंग टेक्निक जहां पर देखा जाए जो भी पॉपुलेशन में मेंबर्स हैं, जो भी आइटम्स हैं, उन सभी के सेलेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल इक्वल हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग मेथड में प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, अगर सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल देखे जाएं तो वो होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। लेकिन अगर चांसेस इक्वल नहीं है तो वो हो जाती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर्स, जब ग्रुप बनाते हो आप स्ट्रेटास बनाते हो, एरिया सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी में कुछ ही नाम है जैसे कि जजमेंट सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है, कोटा, पैनल और आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग। इस तरीके से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स गिवन है और आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें रिकॉग्नाइज करना है, जैसे कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ रिसर्च पेपर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट सेक्शन क्या होता है आपके रिसर्च पेपर का, भाई सबसे पहला सेक्शन होता है आपका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमारी क्या आती है, इंट्रोडक्शन किसी भी रिसर्च पेपर की, ठीक है। तो आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हमें समझना यहाँ पर ये है कि रिसर्च पेपर लिखने के लिए क्या स्टेप्स ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, टॉपिक सेलेक्ट करते हो जो कि क्लियर होना चाहिए, आज के टाइम के अकॉर्डिंग रेलेवेंट होना चाहिए। फिर आप करते हैं लिटरेचर रिव्यू, मतलब आप देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी क्या रिसर्च हो चुकी है, क्या बैकग्राउंड है, क्या गैप है हमारी रिसर्च में, ठीक है। फिर आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, आप एक प्रॉब्लम निकाल के लेके आते हैं। फिर हम एक डिज़ाइन बनाते हैं कि हमें किस तरीके से अपना रिसर्च पेपर बनाना है, हम कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, उस डेटा का मेथड क्या होगा, सैम्पल कैसे लिया जाएगा, ये सब चीज़ें। फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं, वहाँ से रिजल्ट निकालते हैं, फिर कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। कंक्लूजन के बाद हम लिखते हैं रेफरेंसेस, कहाँ से हमने चीज़ें ली हैं अपने रिसर्च पेपर पे। फिर हम बनाते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता है आपके रिसर्च पेपर की समरी, ठीक है। और लास्ट में हम कुछ टाइटल और कीवर्ड्स भी लिखते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं, मतलब किसी भी पर्सन को हेल्प करते हैं हमारा रिसर्च पेपर फाइंड करने में, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप्स हैं रिसर्च पेपर को लिखने के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके से आपकी पूरी थीसिस भी लिखी जाती है सेम प्रोसीजर के साथ, बस वहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट स्क्यूनेस कौन से वैल्यूज के बीच लाई करता है? कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट स्क्यूनेस -3 से +3 के बीच लाई करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की तरह मत कर देना कि -1 और +1 कर दिया सर, ठीक है, दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। नाउ रिग्रेशन एनालिसिस यूजेस टू स्टडी, रिग्रेशन एनालिसिस क्या स्टडी करता है? तो अभी अभी हमने डिफरेंस किया रिग्रेशन का और कोरिलेशन का। जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो कॉजल रिलेशनशिप की बात करता है, जहाँ पर हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इनके बीच में कौन सा कॉज है और क्या उसका इफेक्ट रहा है, ये हम रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो पूछा है, दिस विल बी योर कोरिलेशन। डेटा वेरिएबिलिटी बात कर रहा है मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, ठीक है। देन कॉजल रिलेशनशिप बात कर रहा है रिग्रेशन की। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन डी बनेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अभी मैंने पूछा वो कार्ल पियर्सन ऑफ स्क्यूनेस था, अब कोफिशिएंट कोरिलेशन पूछा है जिसकी वैल्यू होती है -1 से +1। वैल्यू जितना ज़्यादा जीरो के पास होती है वो उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाती है, ठीक है। अगर +1 है दैट इज पॉजिटिव, -1 है दैट इज नेगेटिव, 0 है तो कोई भी कोरिलेशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, आपके पास ये डेटा दिया हुआ है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है। वैसे तो आप एक प्रॉपर्टी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टिल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, मैंने अभी बताया था, सिग्मा x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर अपॉन n। पहले हमें x बार यानी कि मीन चाहिए होगा, तो मीन निकालने के लिए हम, वैसे तो दिख रहा है कि मीन सेम, सारे वेरिएबल सेम है, तो मीन आपका क्या हो जाएगा? 7। स्टिल आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दिस विल बी 5 टाइम्स ऑफ 7, तो आप इसको कर सकते हैं। 7 5 35 अपॉन 7, तो आपका 35 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा? मीन 7। अब डेविएशन लेनी है तो भाई मीन भी 7 है, डेविएशन भी आपकी 7 है, तो ये कंप्लीटली क्या आ जाएगा? यहाँ पर सॉल्व करने पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब n की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, जब न्यूमरेटर में 0 आ चुका है तो n की वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और भी प्रॉपर्टी भी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस आपके सेम हैं तो फिर आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हो जाता है आपका 0। तो इसका आंसर 7 या √7 मत कर देना, दैट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? 0। दिस इज योर फॉर्मूला जो आप यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन फ्रॉम द टॉपिक कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में बताता है कि कितना वेरिएंस है, एक्सप्लेन वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस। जब पूरे वेरिएंस में से हम कुछ पोर्शन लेते हैं जिसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब ये r का स्क्वायर होता है। अगर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट यहाँ पर 0.70 यानी कि 0.7 दिया हुआ है, तो आपसे कोई कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछे तो आप 0.7 का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल, दैट विल बी 0.9। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन माइनस में नहीं हो सकता क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर हमें करना है। किसी भी वेरिएबल का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो माइनस वैल्यू को हटा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकलता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और इसे हम एक्सप्लेन वेरिएशन और टोटल डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था आपका आज का सेशन, दिस वाज योर पार्ट 2। हम पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 कर चुके हैं, पार्ट 3 भी जल्दी आपको मिल जाएगा। दोनों में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब अभी तक हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। मैं यहाँ पर टारगेट कर रही हूँ कि हम पार्ट 6 तक लेकर जाएं, ठीक है। पार्ट 6 तक होने का मतलब है 6 इन 3, दैट विल बी अप्रॉक्स 90 क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अकाउंट्स में 75 क्वेश्चंस दिए हैं, इस सेशन में हो सकता है आपको 90 क्वेश्चंस मिले, ठीक है। तो 90 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगी डेली बेसिस पर आपके लिए लेक्चर अपलोड करूँ। अगर आपको पसंद आया है सेशन तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए।
पुरानी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए ताकि आप सभी को कोई भी अपडेट रह ना जाए और कोई भी पीडीएफ मिस ना हो जाए। ठीक है? सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।